ये आपकी माँ तो रविवार के दिन भी मुझे आराम नहीं करने देती है। देख लो, अभी सुबह भी नहीं हुई कि रसोई में से बर्तनों की आवाज आने लगी। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख प्यास मर जाती है, लेकिन इनकी तो इतनी बढ़ गई है कि मैं क्या बोलूं आपको। अब आप जाकर उन्हें समझाओगे या मैं जाऊं? और अगर मैं चली गई ना तो आज उनका इस घर में आखिरी दिन होगा, कह देती हूं। आभा अपने पति सुजीत से कहती है। सुजीत बोला, रुको, मैं अभी जाकर देखता हूं। कितनी बार समझा चुका हूं माँ को कि सुबह 7 बजे से पहले कोई आवाज मत किया करो, पर ये है कि सुनती ही नहीं। बाबूजी के जाने के बाद तो मानो बिल्कुल बौरा ही गई है। इसे लगता है कि अब इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तुम सो जाओ, मैं अभी बात करके आता हूं। इतना कहकर सुजीत तेज कदमों से रसोई की तरफ गया। माँ, ओ माँ, सुबह सुबह ये क्या खटर पटर शुरू कर देती हो? एक दिन भी हमें चैन से सोने नहीं देती हो। आखिर आपको हमसे दिक्कत क्या है? नहीं, आज तो आपको बताना ही होगा। कितनी बार आभा आपसे कह चुकी है ना कि सुबह 7 बजे से पहले रसोई में मत आया करो, और आप हैं कि सुनती ही नहीं है। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं आपका हाथ पकड़कर आपको इस घर से बाहर कर दूं? सुजीत की मां मंजू देवी बस टुकुर टुकुर अपने बेटे का मुंह ताक रही थी और फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, बेटा, मन में बेचैनी सी हो रही थी। सारी रात सो नहीं पाई हूं, तो मैंने सोचा कि एक कप चाय बनाकर पी लेती हूं। तुम्हारी नींद टूट गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर कम से कम तुम कुछ घंटे सोए तो हो। मैं तो बिल्कुल भी सो नहीं पाई हूं। सुजीत बोला, अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसका दोषी क्या मैं हूं? और सुबह के 4 बजे कौन चाय बनाकर पीता है? दिन भर दिमाग में 10 तरह की बातें चलती रहती हैं, तो आप जैसे इंसान को नींद कहां से आएगी? कम से कम हमें तो चैन से सोने दीजिए। आप तो पूरा दिन घर में बैठी रहती हैं। मुझे ये रविवार का एक ही दिन मिलता है आराम करने के लिए, तो अब 1 घंटे तक कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर सुजीत वहां से जाने लगा। मंजू देवी बेटे की बात का जवाब ना देकर बस उसका मुंह ताकने लगी। उसी समय कमरे से आभा ने फरमान सुनाते हुए कहा, माँ जी, आज से मैं आपको पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। फिर रात भर खूब चाय बनाकर पीती रहना। कम से कम हम तो चैन से सो सकेंगे। हमारा जीना हराम करके रख दिया आपने। अब आए दिन मंजू देवी को बेटे बहू और पोता पोती इसी तरह जली कटी सुनाते रहते। फिर अपनों से अपमान के कारण उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उनकी उदासी और उनकी सूनी आंखें बेबसी अपने पति कमलेश बाबू की तस्वीर की तरफ निहारती रहती थी। रसोई से निकलकर मंजू देवी कमलेश बाबू की तस्वीर के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, देख रहे हैं ना मेरी क्या हालत है। सच कहते थे आप कि सुजीत की गलत बातों में मैं उसे बचाया ना करूं, वरना आगे चलकर वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा। और देखिए, वैसा ही हो रहा है। सच कहते हैं लोग, व्यक्ति के कर्मों का फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है। कल मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसका भुगतान मुझे आज करना पड़ रहा है। इतना कहते कहते मंजू देवी अतीत की अनचाही स्मृतियों में खो गई। एक रोज सुजीत कॉलेज में अपने किसी मित्र से लड़ाई करके घर आया था और उसके कपड़े गंदे थे। तो कमलेश बाबू ने कहा, तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हैं? क्या फिर आज किसी से लड़ाई करके आए हो? और कल रात भी तुम बहुत देर से घर आए थे। ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं। तो 10 बजे तक सो जाया करो और सुबह कम से कम 6 बजे तो जग जाया करो। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और बाजार से दूध और सब्जी लाने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, उसका क्या हुआ? सुजीत बोला, पापा, आप एक साथ इतने सारे सवाल करेंगे तो मैं किस किस का जवाब दूंगा? फुटबॉल खेल रहा था तो कपड़े गंदे हो गए, और ये दूध और सब्जी लाने का काम मैं नहीं करूंगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कमलेश बाबू बोले, घर के काम करने में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है? कभी सोचा है जब तुम जैसे जवान बेटे का सारा काम तुम्हारी माँ करती है तो उसे कैसा महसूस होता होगा? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ को एक पल भी आराम मिले। मैं तो नौकरी करने चला जाता हूँ, क्या तुम अपनी माँ की इतनी भी मदद नहीं कर सकते? और अभी माँ की मदद नहीं कर सकते तो मेरे बाद तो इसका भगवान ही मालिक है। तभी मंजू देवी सामने आई और बोली, क्यों जवान बेटे पर इतना चिल्ला रहे हैं? दूध और सब्जी मैं खुद ले आया करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस इसे कुछ मत बोलो। एक ही तो बेटा है, और हमारे रहते अगर आराम नहीं करेगा तो कब करेगा? फिर तो इसे नौकरी ही करनी है, उसके बाद यही हमें आराम देगा। क्यों बेटा?
सुजीत गुस्से में अपने पिता की तरफ देख रहा था। कमलेश बाबू बोले, देखो, गलती करने के बाद भी इसकी नजरें नीचे नहीं हैं और तुम कहती हो इसे कुछ ना कहूं। मंजू, इसकी गलती में इसका साथ मत दिया करो। मंजू देवी बोली, आप भी हद करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हर समय चिल्लाते रहते हैं, और अगर आप घर में एक नौकर रख लेते तो फिर मुझे या इसे क्यों कोई काम करना पड़ता। ठीक है, आप नहीं रख पाते हैं तो मैं कर लूंगी काम। तू जा बेटा, आराम कर। सुजीत के जाते ही कमलेश बाबू बोले, मंजू, मेरी बात गांठ बांध लो। मैं तुम्हें पलटकर कुछ नहीं कहता, परंतु इसका जवाब एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। जिसे कुछ कहना चाहिए उसे तुम कुछ कहती नहीं और दोषारोपण मुझ पर करती हो। याद रखना, व्यक्ति के कर्मों का फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है। समय बीतता गया। मंजू देवी बेटे के प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि पति की चिंता भी करना भूल गई। उन्हें अब कमलेश बाबू की ही बातें गलत लगती थी और बेटा सही लगता था। वो हमेशा यही कहती थी कि बुढ़ापे का सहारा ये है तो इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और एक दिन अचानक से कमलेश बाबू इस दुनिया से चले गए। फिर क्या था, उसके बाद तो मंजू देवी की पूरी दुनिया ही पलट गई। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में पति के जाने के बाद प्रतिष्ठा तो बचती है पर मान सम्मान कहीं खो जाता है। किसी तरह सुजीत ने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर हर जगह उसे निराशा ही मिल रही थी। फिर एक कंपनी में कमलेश बाबू की जान पहचान और अच्छे व्यवहार के कारण सुजीत को अच्छी नौकरी मिल गई। फिर सुजीत ने अपनी मर्जी से आभा से शादी की और मंजू देवी को कानो कान खबर नहीं होने दी। इधर मंजू देवी सपने सजा रही थी कि बेटा नौकरी करेगा तो उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, बहू आएगी तो वो उनकी सेवा करेगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी मंजू देवी ने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मंजू देवी की हैसियत उस घर में एक बेकार सामान से ज्यादा कुछ नहीं रही। अब मंजू देवी के हृदय में पश्चाताप के बादल हमेशा घूमते रहते। दिन रात वो कमलेश बाबू की तस्वीर के पास जाकर उनसे माफी मांगती और कहती, अब तो आप हो नहीं, अब मैं माफी मांगू भी तो कैसे मांगू, पर आप जहां भी हैं वहां से सब कुछ देख रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। आजकल यही सोच सोच कर मुझे नींद भी नहीं आती है। बस भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन ऐसे ही मुझे भी ले जाए तो मैं वहां आकर आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांग लूंगी। मंजू देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से अपनी बहू आभा की आवाज से वो पुरानी यादों से बाहर आई। अम्मा जी, चलो सामान समेटो, पीछे वाले कमरे में चलना है। मंजू देवी बोली, नहीं बहू, एक अंतिम बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी 7 बजे से पहले रसोई में नहीं जाऊंगी। तभी आभा के दोनों बच्चे भी बोले, नहीं नहीं मम्मा, दादी को पीछे वाले कमरे में शिफ्ट करो। पूरे दिन खटर पटर करती रहती है और ना जाने दादाजी की तस्वीर से क्या क्या बातें करती है। हमें तो अब इनके साथ डर लगता है। आभा ने कुछ सोचा समझा नहीं और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, आपका सामान मैं पीछे वाले कमरे में दे जाऊंगी, आप अभी के अभी चलो। मंजू देवी ने जल्दी से कमलेश बाबू की तस्वीर को अपने सीने से चिपका लिया और सिर झुकाए हुए पीछे वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर में आभा ने उनके सभी कपड़ों की एक गठरी बनाई और उनके कमरे में फेंकते हुए बोली, अब चुपचाप जब तक जीवित हो यहीं रहना। आपको समय से चाय नाश्ता मिल जाएगा, पर मैं आपको घर के आगे की तरफ देखना भी नहीं चाहती। इतना कहकर आभा वहां से चली गई। एक पुरानी टेबल को अपने आंचल से साफ करके मंजू जी ने कमलेश बाबू की तस्वीर वहां रखी और कहने लगी, अच्छा बदला लिया जी। आप जब तक जीवित रहे आपने खुद से मुझे कुछ नहीं कहा, परंतु मरने के उपरांत अपने बेटे बहू यहाँ तक कि पोते पोती से भी मुझे खरी खोटी सुनवाने लगे ना। अब मुझे पता चला कि मेरी बातें आपके दिल में कील की तरह चुभती होंगी और आपको कितना बुरा लगता होगा जब सुजीत आपको पलटकर जवाब देता था। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं आपकी बातों को तवज्जो नहीं देती थी। आज आपके जाने के बाद मेरे पास बस प्रतिष्ठा है, परंतु मेरा मान सम्मान मैंने स्वयं अपने ही हाथों खो दिया है। शायद मैं अपनी स्थिति को अभी भी ठीक कर सकती हूँ। आप सही कहते थे, वक्त रहते अगर किसी बीमारी का इलाज ना किया जाए
तो वो और भी भयानक हो जाती है। इतना कहते कहते मंजू देवी की आंखों से झरझर आंसू तो बह रहे थे, पर उनके मन में मानो कोई योजना चल रही थी। मन ही मन वो कमलेश बाबू से उस योजना के बारे में बातें कर रही थी। अगले दिन मंजू जी 7 बजे घर के आगे के हिस्से में जाकर सुजीत से बोली, बेटा मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूं। सुजीत ने हैरानी से कहा, जहां जाना है जाइए, मुझे क्यों बता रही हैं? मंजू देवी बोली, वो इसलिए कह रही हूं बेटा कि अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो खबर तो तुम्हारे ही पास आएगी ना। मैं कुछ ही घंटे में आ जाऊंगी। एक पुराने जानने वाले से मिलने जा रही हूं। पूरा दिन घर में बैठी रहती हूं, इसलिए सोचा कि थोड़ा चलूंगी तो रात में नींद भी आ जाएगी। सुजीत बोला, हाँ हाँ ठीक है जाइए। मंजू जी कमलेश बाबू के एक मित्र जो पेशे से कभी वकील थे, उनके पास गई और अपनी सारी परेशानी उनको बताई। वकील बाबू ने उपाय बताया और उनके साथ पुलिस स्टेशन जाकर सुजीत और आभा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। वकील बाबू ने मंजू देवी से कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, वो घर कमलेश ने आपकी सुख सुविधा के लिए बनवाया था। वो बेचारा कितनी मेहनत करता था पर कुछ भोग नहीं पाया। उस घर पर बस आपका अधिकार है, तो आप जब चाहो वो घर खाली करवा सकती हैं। कुछ देर बाद मंजू जी घर वापस आई और पीछे के कमरे में निश्चिंत होकर लेट गई। उस रात उन्हें बड़ी अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह 9 बजे सुजीत ऑफिस के लिए निकलने लगा तो सामने वकील बाबू के साथ 2 पुलिसकर्मी आए और उसे नोटिस पकड़ाते हुए बोले, 1 हफ्ते का समय है, घर खाली कर दीजिए। सुजीत बोला, ये क्या बकवास है, ये घर मेरा है तो मैं क्यों खाली करूंगा? और चाचा जी आप तो पापा के अच्छे मित्र थे, तो आप ये सब क्यों और किसके कहने पर कर रहे हैं? वकील बाबू बोले, बेटा ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी माँ का है, और जब तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? आभा चिंचिनाकर बोली, जरूर ये सब उस बुढ़िया का किया धरा है। पीछे वाले कमरे में रखने की जगह अगर उसे किसी वृद्ध आश्रम छोड़ आते तो ज्यादा सही रहता। तभी मंजू देवी सामने आई और बोली, बहू इतना कष्ट क्यों उठाओगी? तुम बस अपने लिए किसी आश्रम का इंतजाम कर लो और ये सोचो कि अब तुम अपने पति और बच्चों को लेकर कहां जाओगी। मेरे पति ने तो मेरे रहने का इंतजाम कर दिया था। हाँ वो बात अलग है कि मैंने उनका कहना नहीं माना, जिसके कारण मुझे आज तक दुख भोगना पड़ा, पर अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने मान सम्मान की रक्षा मैं अभी भी कर सकती हूँ, तो बेहतर होगा समय रहते तुम लोग मेरा घर खाली कर दो। इतना कहकर मंजू जी घर के अंदर जाने लगी तो आभा बोली, अंदर कहां जा रही है? आपका कमरा पीछे है। मंजू जी ने एक जोर का थप्पड़ आभा के गाल पर जड़ दिया और बोली, 1 हफ्ते तक तुम चारों वहां रहोगे और मैं यहां रहूंगी। ज्यादा बोला तो 1 हफ्ते का भी समय नहीं दूंगी, चलो हटो। इतना कहकर मंजू जी घर के बड़े कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुजीत वकील बाबू से विनती करने लगा तो उन्होंने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला भाभी जी का है। आभा और सुजीत बच्चों को लेकर मंजू जी के पैर पड़कर उनसे माफी मांगने लगे, लेकिन मंजू जी ने तय कर लिया था तो वो अपनी बात पर अड़ी रही। 1 हफ्ते बाद सुजीत को अपने पूरे परिवार के साथ वो घर खाली करना पड़ा। मंजू जी ने पूरे घर की साफ सफाई करवाई और घर में 2 किराएदार रख लिए। अब उस घर में चहल पहल बनी रहती थी और मंजू जी ने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए अपने मरने के बाद उस घर को वृद्ध आश्रम को देने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।